मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा हो गया अभी पिछले, मेरे को सवेरे जाना था। अब सवेरे सवेरे क्या होता है कि भूख लगती है, 4-5 बजे जा रहे होते तो रोटी बांध के दे देती थी, खा लेता था मैं 2 ब्रेड तो निकल जाता था। रात को झगड़ा हो गया, वो भी सो गई, मैं भी सो गया। सुबह मैं गुस्से में उठा, भाई साहब 2 ब्रेड ली, लगाई चटनी, अपने चला गया और रास्ते तक पहुंच गया, मेरठ तक पहुंच गया। तो वाइफ का रास्ते में फोन आया कि फ्रिज में मेहंदी भिगो के रखी थी, वो कहाँ गई। मतलब ब्रेड पे मेहंदी लगा के निकल गया। भाई साहब मैं क्या करूं। हम लोग कभी ऐसा कुछ नहीं करते। 7वें मंजिल पे मेरा घर है दिल्ली में। रात को 2:30 बजे शोर मच गया नीचे, 15 लोग इकट्ठे हो गए। मैं नीचे चला गया रात को 2:30 बजे। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया। बोले आप अंतर्राष्ट्रीय कवि हो, आप ना अनिल भाई ध्यान से रहना, पानी की टंकी में किसी ने जहर मिला दिया। मैंने कहा जहर मिला दिया। बोले हाँ। मैं 2.5-1 घंटे बाद वापस कमरे में पहुंचा, वाइफ की भी आंख खुल गई। बोले क्या हुआ। मैं कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। हमारे मन में भाई कोई खोट नहीं है, हम खाएंगे उदासी समझेंगे, हम तो बहुत इज्जत करते हैं। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं मैं, अपनी भी 4 पंक्तियां देता हूं। हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, तब कहना चाहता हूं, कहां गई पुलिस दीदी बैठी थी पुलिस वाली, आपको समर्पित करता हूं। सुनिएगा, आप बड़ी मेहनत करते हो, जितनी बहन बेटियां बैठी हैं सबको समर्पित करता हूं। गर्भ में मार देते हैं बेटियों को, तब 4 पंक्तियां कहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जैसे न नहीं सकती, और ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। असंभव क्या है, कौन सा काम जो महिला नहीं कर सकती। हमारे बीच में एक ऐसा कवि स्वयं श्रीवास्तव, मेरे देखते 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 जिसने पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नाम कमा लिया। हर व्यक्ति उनकी धुन गुनगुनाता है, उनके मुक्तक गुनगुनाता है, उनके लहजा गुनगुनाता है। ऐसा मेरा छोटा भाई स्वयं श्रीवास्तव कि जल गया मैं तो फिर बचा ही क्या है। हौसला रखना, हौसले की बात करी प्रीति ने कि जल गया मैं तो फिर बचा ही क्या है। अरे बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। जल गया घर तो फिर बचा ही क्या है, जल गया घर तो बचा ही क्या है, बच गया मैं तो जला ही क्या है। और अपनी मेहनत से संवरती है तकदीरें, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। साहब तले को उन्होंने ऐसे मुक्तक पढ़े। कभी प्रगल जी की 2-4 पंक्तियां याद आती हैं। अशोक चक्रधर जी के पिताजी थे, बेहतरीन पढ़ते थे कि दिन के उजेरे में ना काम करो कोई। भैया जरा सुनो यार, दिन के उजेरे में ना कोई ऐसा काम करो, दिन के उजेरे में कोई ऐसा ना तुम काम करो, नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में ना कोई ऐसा काम करो मुंह जो छिपाना पड़े दिन के उजेरे में। अद्भुत बातें उनकी अद्भुत लाई रहती थी। ऐसा मेरा एक छोटा भाई जिसकी कविता के, जिसके मुक्तक के पूरा देश दीवाना है। इतनी छोटी उम्र में इतना तरक्की करना, उसके बाद भी इतना विनम्र व्यक्ति, इतना विनम्र है। उसने 15 काजू आती खाए, इतना विनम्र आदमी है। भूख लग, मैंने जैसे उसको पूछा, उसको भूख भी नहीं थी, उसके बाद भी लगातार वो खाता रहा। ऐसा मेरा प्यारा भाई, विनम्रता का प्रतीक, और लगातार मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। मैं इतनी तारीफ भी कर रहा हूं, उसके बाद भी मेरी तरफ नहीं देख रहा। मेरा छोटा भाई है। ये हंसी ठिठोली की बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपको, जब आप उस भाई के मुक्तक सुनेंगे आपकी तालियां आसमान छुएंगी। सारा सदन जोरदार तालियां बजाएं। स्वयं श्रीनिवास 70 सालों में राजनीति मिलके पूरा देश खा गई कि तो दिक्कत नहीं है। मैंने 15 काजू खा लिए तो उनको दिक्कत हो रही है। कई बार आदमी को जो है गन थमा दिया तो उसको पता नहीं चलता कि इसका करना क्या है। हमारे धर्मराज भैया के साथ यही है। बहुत अच्छा। दिन में सोचते हैं कि थानेदार हो जाए, रात में कवि हो जाए। अभी हमारे डॉक्टर साहब आए थे। कितना बड़ा दिल होता है कवियों का। हम एक कार्यक्रम में गए भैया, तो एक तहसीलदार साहब आए, तो आयोजक ने कहा कि इनको कविता पढ़ा दो, अच्छी कविता पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि ये तहसीलदार हैं, इनको हम कवि बना दें, और हमने बना भी दिया। लेकिन आज तक कोई कवि किसी तहसीलदार के ऑफिस गया और उसको तहसीलदार बना दिया गया हो तो मैं तो नहीं समझता। बढ़िया देश में माहौल चल रहा है। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, उसके बाद
जो आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार में जो फूट पड़ी है, तो मुझे बाबा जी याद आए। उन्होंने कहा कि कटोगे तो बटोगे, है ना। तो वही स्थिति हो गई उनके घर में। लेकिन बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बार अम्बेडकर नगर आया हूँ, लोहिया का जन्म स्थान है ये। पहली बार आया क्योंकि अभय भाई ने पहली बार ही बुलाया, और इस बार ही इन्होंने कहा कि खूब पढ़ देना ताकि तुमको और 4-5 साल बाद ना बुलाना पड़े। अरे तो अनिल भैया वाली बात हो गई। लेकिन अरे तो ये गुरुदेव हैं हमारे, ये गुरुदेव हैं हमारे। नहीं, गुरु हैं आप, दादा गुरु हैं आप। हमको आपसे सीखना है। आप इनकी स्थिति देखो, मुमताज दीदी इस बगल हैं, प्रीति जी इस बगल हैं। एक विशेष बात जो मैं कहना चाहता था, 10-12 साल से अभय भैया को मैं जानता हूं, इससे भी हो सकता है पहले जानता हूं। मैं इनसे एक दिन, हाँ पता नहीं कब से जानता हूं, मैंने एक दिन से पूछा कि भैया हमारा आपका संबंध कितने दिन का हो गया। तो बोले यार समय तो स्वयं नहीं याद है, लेकिन तब बियर 45 रुपए की आती थी। लेकिन जो बात कहना चाहता हूं, वे लखनऊ में रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक उनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम पढ़े, लेकिन प्रोग्राम के पोस्टर में अभय सिंह निर्भीक वीर रस, उसके नीचे कभी लखनऊ नहीं देखा, हमेशा अंबेडकर नगर का ही नाम। क्या बात है। आप लखनऊ रहो, लंदन रहो, लेकिन अगर आपके बीच का पूर्वांचल, आपके बीच का अंबेडकर नगर आपके हृदय में जिंदा है, तो मैं समझता हूं कि यह आपकी सबसे बड़ी कमाई है। अच्छी बात यह है कि आप जितना अपने शहर को प्यार करते हो, आपका शहर भी आपको उतना ही प्यार करता है। हम लगातार यात्राओं में रहते हैं, यहाँ से लगातार इन तक फोन आते हैं कि अबे भैया ये फलानी जगह ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया। ये लखनऊ में रह के भी NRI नहीं हुए, इनके भीतर का अपने शहर का जो प्रेम स्नेह है वो बना है। इनको बहुत प्रेम करते हैं। एक बार मोहब्बत की तालियां इनके नाम पे उठा दीजिए, तब तक ये भैया की बातचीत भी हो जाए, फिर ये हो जाएगी तो मैं शुरू करूंगा। ठीक है, आदमी का सुनने का तरीका होता है, लेकिन तुम उसी दिशा में सुनो, लेकिन बैठ जाओ, है ना। क्या है, डार्विन का सिद्धांत है कि जिस अंग का इस्तेमाल नहीं किया जाए वो धीमे धीमे लुप्त हो जाता है। भगवान ने इतनी बढ़िया जगह दी आपको बैठने के लिए, तो बैठ जाओ, है ना। हाँ बढ़िया। अरे तब तो फिर तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, है ना। नहीं, आदमी का कब समय बदल जाए, मैं यहाँ आ जाऊं वो वहां आ जाए, फिर ये हमको छीले, है ना। हाँ नहीं, कवि देखो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बहुत बड़े बड़े कवि बुलाए हैं। कवि बहुत अच्छा काम है, और कोई तो धंधा भी बता रहा था। हाँ ये धंधा भी बता रहे थे, धर्म और धंधा बता रहे थे। कवि सम्मेलनों में डॉक्टर साहब बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बस एक ही बुराई है भैया, इसमें प्रमोशन नहीं होता। आप तो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हो, आपके यहाँ तो एक साधारण सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री भी बन सकता है ना। बाकी जगहों ऐसा नहीं होता। नहीं, इतने भावुक नहीं हो, इतना भावुक नहीं हो, इतना भावुक थोड़ी होते हैं। अमित शाह जी का बेटा तो BCCI के चेयरमैन है, ICC का चेयरमैन। इससे मतलब नहीं है। बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें प्रमोशन नहीं होता। 18 साल की आयु में अगर 2 लोग एक कवि सम्मेलन शुरू करें और एक चोरी डकैती छिनैती करना शुरू करें, तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। वो किसी के चक्कू लगाया, उसने उसकी पर्स छीन ली, किसी के कट्टा लगाया, उसकी चेन खींच ली, 5 साल बाद उसका प्रमोशन हो गया। फोन पे धमकी दे दी तो 5 लाख की फिरौती चल के आ गई। कवि बेचारा खुद जा रहा है माइक पे, शहर शहर, अनिल चौबे जी खुद आ रहे हैं माइक पे, कविता पढ़ रहे हैं, है ना। प्रमोशन नहीं होता। उसका 5 साल बाद और प्रमोशन हो गया, दुबई पहुंच गया, अंडरवर्ल्ड का डॉन हो गया। कभी फिर बेचारा माइक पे आ रहा है ना। बात पकड़ना, 5 साल बाद हो सकता है उसका और प्रमोशन हो जाए, विधानसभा पहुंच जाए, संसद पहुंच जाए। कवियों में ये नहीं होता है ना। कवि में सिर्फ इतना ही अच्छा है कि पैसा अच्छा मिलता है। हाँ, हम मेरे तो गांव वाले नहीं मानते कि इतना पैसा इसको अंटशंट माइक पे बोलने का कौन दे रहा है। उनको लगता है किसी तो गलत धंधे में है ये, कि इसको आज नहीं तो पुलिस आके पकड़ के लेके जाएगी। चलिए मैं शुरू करता हूँ, ये सब चलता ही रहेगा। लेकिन जितने आनंद में आप बैठे हो, जितना सुकून में बैठे हो, और जहां जहां प्रीति जी ने अच्छी अच्छी पंक्तियां पढ़ी, आप सबकी बहुत अच्छी दाद आई।
और एक लड़की सकारात्मक कविता अगर पढ़ती है, अच्छी कविता मंच पे पढ़ते और अच्छी कविता सुनी जाती है, तो ये कवि सम्मेलनों के भविष्य के लिए बहुत सुखद संदेश है। एक बार इनके लिए बहुत अच्छी तालियां बजा दीजिए। मैं 4 पंक्तियों में बात शुरू करता हूं, सुनिए। अभी दरोगा भर्ती की बात चल रही थी, आपसे ही बात चल रही थी, कहीं पे लड़के बहुत सारे बैठे हैं। हम सरकारों के पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन कोई सरकार कितनी भी अच्छी हो, अगर छात्र सड़क पे बैठेंगे तो आपका कवि उन्हीं छात्रों के बीच सड़क पे बैठा हुआ मिलेगा। मैं 4 पंक्तियां वहीं से शुरू करना चाहता हूं, सुनिएगा। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, ये लड़के जो 3 साल 4 साल इलाहाबाद दिल्ली में अपने शरीर के लोहे को गला के एक अदद नौकरी इसलिए चाहते हैं ताकि अपने परिवार को थोड़ा सा मजबूती प्रदान कर सकें, और आप बदले में उनकी भर्तियां तक नहीं करा सकते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, उठाना एक साथ। सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो। रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। क्या बात है, अच्छी बात है रोटी के लिए। भैया आप ऐसे हाथ करके बैठे हो तो हमारा कलेजा दुखेगा। रोटी के लिए, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे राजनीति से कोई समस्या नहीं है। राजनीति खूब अच्छा करे, सब कुछ करे, है ना। मैंने पहले भी बताया कि 70 साल में क्या हुआ। बात सिर्फ इतनी है, अभी मैंने अखबार में देखा कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा की सरकार ने जनवरी में, और 10 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। और फिर खबर पड़ी कि विधायकों ने अपने वेतन भत्तों में 40% की वृद्धि का प्रस्ताव उसी दिन पेश किया, उसी दिन चर्चा कर ली और उसी दिन उसको पास भी कर लिया, है ना। बात सिर्फ इतनी है, मुझे इस बात का जवाब राजनीति से चाहिए कि जिस दौर में अंबानी 250 रुपए में महीने भर वीडियो कॉल फ्री करवा रहे हैं, आपको 25,000 रुपए मोबाइल भत्ते के किस बात के लिए मिलते हैं, मुझे अंबेडकर नगर बताए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। बातों का दौर है ये, कयासों का दौर है, जिंदों की अर्थियों पे बताशों का दौर है। क्या बात। बातों का दौर है ये, कयासों का दौर है, जिंदों की अर्थियों पे बताशों का दौर है। जो तृप्त उनके पास समंदर रखा मिला, उठाना एक साथ। जो तृप्त उनके पास समंदर रखा मिला, प्यासों के इर्द गिर्द तमाशों का दौर है। गिर्द तमाशों का दौर। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। हम जिंदगी में कोई नया काम मैम शुरू करते हैं, थोड़ी मुश्किलें, थोड़ी परेशानियां आती हैं। मुझसे लोग अब इन दिनों कवि सम्मेलन में कहते हैं कि ये संघर्ष का कवि है, ये ऐसा करके आया। मुझे हंसी आती है। हंसी इस बात पे आती है कि मुझे समय अपना याद आता है 4-5 साल पहले, 10 साल पहले का, कि ईश्वर कितनी जल्दी परिवर्तित कर देता है। हम सोचते हैं हमें दुनिया मोटिवेशन के लिए बुला रही है, जबकि मेरे जिंदगी में खुद ही इस बात का था कि आगे क्या किया जाए, है ना, यही रास्ता चला जाए कि कुछ और काम कर लिया जाए। लेकिन सकारात्मकता की 4 पंक्तियां कि उस दौर में मैंने क्या सोचा। हर रात निराश होकर सोया और हर सुबह इस उम्मीद के साथ उठा कि इसी पत्थर को तोड़ेंगे, इसी में से पानी निकालेंगे। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। जी भैया। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े,
जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, अगली पंक्ति पहुंच जाए तो बताना। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। वाह वाह। फिर सोचा और तालियां थोड़ी सी और बढ़ाना। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक। आती हो तो साथ में गा भी सकते हो। पत्थर की चमक है न चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। वाह 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 वाह। जो दिख रही है खून पसीने क्या की कहने, चमक वाह। है। जो दिख रही है। अभी आवाज आ नहीं रही है मेरे कान तक आपकी। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। वाह। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।